फ्रेंड्स, जो सेकंड पार्ट बचा था वो स्टार्ट करते हैं। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ने के लिए। मैं आपको थोड़ा टारगेट बता देता हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट जो हैं, अभी जो इंडिया का टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट करना है, और एक न्यू टारगेट फिक्स हो गया है 450 गीगावाट हमें करना है। कब तक? 2030 तक करना है। ये आप याद रखिएगा जो अनाउंस किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट। अब इंडिया के टारगेट क्या है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 75 जो 175 करना है 2022 तक। उसमें 100 गीगावाट जो सोलर एनर्जी होनी चाहिए, और 60 गीगावाट विंड होनी चाहिए, और 10 गीगावाट बायोमास, और 5 गीगावाट हाइड्रो, जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं आपके, वो इंट्रोडक्शन किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी का इवोल्यूशन पीरियड आता है, बढ़ता रहता है। 2022-20 तक 38% इंडियन इंस्टॉल करते हैं इलेक्ट्रिकल, मतलब कहीं जनरेट करते हैं कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से। 38% जो इंडियन इंस्टॉल करते हैं। तो जो हमारा जो टारगेट है हमें फुलफिल करने, हम उसके आसपास गए कि 136 डिग्री गीगावाट आउट ऑफ 370 गीगावाट जो हमारा टारगेट है, उसके हम करीब जाके बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है ये वाला। ये व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। एक रिन्यूएबल एनर्जी एक टर्म है, ऑफर करती है, क्लीन एनर्जी है, कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, प्रोसेस किया जाता है, मतलब कंसिस्टेंटली रिप्लेनिश की जाती है। मतलब आप जैसे ही बन रही है वो दोबारा से बनती जा रही है, मतलब कोई उसमें क्लीन एनर्जी लग रही है। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, विंड है, वो कीप आती रहेंगी, सन शाइनिंग होती रहेगी, बनती रहेगी, उसका कोई मतलब अंत नहीं है। तो एक तरह से यही आप मान सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी? एक तो विंड होती है, हवा चलती रहेगी, जैसे विंड मोशन चलेगी तो टरबाइन घूमेगी, रोटेट करेगी, उससे क्या होगा फिर, और नीचे मोटर चलेगी, मोटर से आपकी टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सोलर आपको पता ही है, सोलर सेल्स होते हैं, हीट होते हैं, और वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में चेंज कर देते हैं। एक होती है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर में क्या होता है, जो पानी के छोटे छोटे आप देखोगे ना, जो हाइड्रो पावर बनते हैं, वो फिर उस पर ऊपर से पानी गिरता है उसके ऊपर, फिर उससे मोटर घूमती है, तो वो हाइड्रो पावर भी इसी में आती है, रिन्यूएबल में आती है, स्मॉल हाइड्रो पावर। एक होती है बायोमास। अगर आप गांव से बिलोंग करते होगे तो आपको ज़रूर पता होगा, बायोमास बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ घर में था बायोमास प्लांट, अब तो नहीं है, अब तो सिलेंडर आ गए हैं। तो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, जो वेस्ट होता था, डंग केक होता था, ये सब होता था, जो वेस्ट होता था वो उसमें डालते थे, पानी डालते थे, उसके अंदर गैस बनती थी। उसमें एक छोटी सी मशीन थी घुमाने की, उसमें गैस बनती थी, जो पूरा आप बोल सकते हो पूरा जो कुआं टाइप होता था, एक वेल टाइप होता था, वो ऊपर तक आ जाता था। उसका ऊपर जो ऊपर कवर होता था, फिर उसमें गैस का यूटिलाइज़ किया जाता था। तो बायोमास का यूज़ करते थे। अब इसको बायोमास को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए केमिकल और फ्यूल, इन सब चीज़ों में, व्हीकल में, पावर में आगे टाइम में यूज़ किया जाएगा। फिर होती है ओशियन एनर्जी, और टाइडल यूज़ करते हैं। देखो ऐसे ओशियन में आपके वो लगे होंगे ऐसे करके, और जैसे टाइड्स आती रहेंगी तो ये ऊपर नीचे हिलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हिलने से अंदर प्रेशर बॉक्स होता है, तो वो प्रेशर करता रहता है, तो आगे इधर से घूमता रहता है। तो ऐसे ही पूरा वर्क करता है टाइडल। फिर आते हैं जियोथर्मल, ये भी एक तरह से नेचुरल एनर्जी है। कहीं अर्थ में आपने देखा होगा गर्म पानी के कुंड देखे होंगे, जहाँ पे गर्म पानी रहता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, हीट अंदर एक्सट्रैक्ट करके हीट को पाइप में लाके उससे पानी को बॉईल करते हैं। पानी को बॉईल करके फिर उस स्टीम से क्या कर, टरबाइन चला के जियोथर्मल एनर्जी डेवलप करते हैं इंडिया। एडवांटेज क्या है, एक तो मतलब जो फ्यूल है वो एक तरह से, फ्यूल जो है वो एक तरह से पूरी तरह से, एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है, बार बार आ सकती है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो आपको ये भी याद रखना है। जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्शन करे बिना सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस ना हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत कम, मिनिमम अमाउंट, मतलब देखो कार्बन तो जनरेट करती है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती है जो कार्बन इमिशन करती हैं। अब जस्ट लाइक आपको स्टोर करनी है, वो जो उसके बैटरी यूज़ करोगे उसमें थोड़ा बहुत कार्बन है, पर इन कंपेयर टू जो आप थर्मल आज की टाइप में यूज़ कर रहे हो, कोल का यूज़ कर रहे हो, और पेट्रोल फ्यूल की यूज़ कर रहे हो, उसके कंपेयर में ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये है ज़ीरो कार्बन इमिशन, मतलब कि जितना आप जनरेट करोगे उतना ही आप ऑब्जर्व कर लोगे, मतलब उतना ही सोख लोगे, तो जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये भी फ़ायदा मिलेगा। क्लीनेस्ट इन्वायरमेंट होगा, उसको हेल्प रखने में, क्लीनेस्ट मिलेगी हेल्प रखने में। जो आपका मरकरी, लेड है, सल्फर है, ये हार्मफुल गैसेज हैं, इतनी सारी थी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। चीपर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी आपको। देखो इंस्टॉल करने में एक बार तो पैसे लगेंगे, उसके बाद आपकी हर चीज़ चीपर हो जाएगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद हर चीज़ चीपर हो जाएगी। कभी 5-6 साल में एक टाइम उसमें थोड़ा सा उसको सर्विसिंग पार्ट में कराने में थोड़ा पैसे लगेंगे, वरना तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है आप देख सकते हो 1.3 सीसी पर 8 किलोवाट, मतलब इतनी सस्ती हो जाएगी। वर्ल्ड में लोएस्ट सोलर एनर्जी की कॉस्ट है अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या करेगी, जॉब भी क्रिएट करेगी। जॉब कैसे क्रिएट करेगी, देखो जॉब कैसे, अब इसकी नई
सोर्स आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगी, इक्विपमेंट बढ़ेंगे, सर्विसिंग बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट और भी काम करेगी, तो जॉब भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ कुछ चैलेंज आते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट, जो मैंने आपको बताया ना, लगाने में जो लागत लगती है वो बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करेगा कैन बी यूरेबल, मतलब यूरेबल मतलब क्या कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, वो वेदर के अकॉर्डिंग होगी। आपको ये नहीं पता आज सूरज नहीं निकला, आज हवा नहीं चली, टरबाइन नहीं घूमेगी आज, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो आपको कैसे करना है ये आपको याद रखना है कि मतलब एक तरह से ऐसी सोर्स है। एनर्जी स्टोरेज में बहुत दिक्कत है। देखो एनर्जी जनरेट कर दी इसने, आगे सप्लाई कर दी, उसको यूज़ कर लिया गया। अगर कोई यूज़ ही नहीं करा तो आपको स्टोर करनी होगी, स्टोर करने के फिर आपको वो चीज़ें लगानी होगी, बैटरी में स्टोर करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, उसमें कॉस्ट बहुत लगती है एनर्जी स्टोर करने में। रिन्यूएबल एनर्जी स्टिल कार्बन फुटप्रिंट करती तो है, जो विंड टर्बाइंस हैं वो प्रोड्यूस नो कार्बन इमिशन, दैट्स मेक एनर्जी। द मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, क्रिएटिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट तो जनरेट करती हैं। आप उसको लगा रहे हो, कहीं से लेके आ रहे हो, उसको फिट कर रहे हो, उसमें भी तो एनर्जी जा रही है, ठीक है, वो तो जनरेट कार्बन फुटप्रिंट तो है, पर एक तरह से ये मानो नेग्लिजिबल फॉर्म में है। ये आपको याद रखना है। अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया में, ये याद रखो वो क्या है। ये प्रेजेंट का स्टेटस है, लेटेस्ट डाटा उठा के लाता हूँ, ऐसे नहीं लाता, बहुत सारी चीज़ें चेक करके लाता हूँ। कहीं कभी गलती हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, पर मोस्टली लेटेस्ट ही लाता हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। जो हमारे सबसे ज़्यादा, जो हमारी देखो टारगेट हमारे क्या थे 175, जिसमें हमारा 100 था, क्या था आपका 100 था हमारा आपका सोलर, और 50 था हमारा, कौन सा था 50 या 60 था हमारा टारगेट, 50 था या 60 था विंड का, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। तो जो विंड का टारगेट था हमारा, जो टारगेट था विंड का वो 60 था, हाँ विंड का 60 था, और 10 बायो, उसका क्या नाम, बायोमास का, और 5 हाइड्रो का। तो हमने जो हमारा गीगावाट है 42% सबसे ज़्यादा हमने विंड प्रोड्यूशन बहुत अच्छे से कर लिया। विंड का तो टारगेट हम फुलफ़िल कर भी गए मुझे लगता है, विंड हमने से बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर लिया। उसके बाद सोलर आता है, उसके बाद बायोमास आता है, ठीक है, फिर आता है स्मॉल हाइड्रो, और फिर वेस्ट टू एनर्जी। मैंने आपको वेस्ट टू एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़ाया एक टॉपिक में, वेस्ट टू एनर्जी पूरा, तो आपको याद रखना है वेस्ट टू एनर्जी बनाने के लिए। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे विंड प्रोडक्शन होता है इंडिया में, फिर सोलर, फिर बायोमास, फिर स्मॉल हाइड्रो, और वेस्ट टू एनर्जी। कुछ भी ले सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो हमारा टारगेट है 60%, उसका 38% कर गए, ये 100 है, उसका हमारी टोटल का 36 हो गई है। ये 10 है जो बायोमास का वेस्ट टू एनर्जी का, वो तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर गए हैं। स्मॉल हाइड्रो का हमारा 5 है, उसमें हमारे पास करीब पहुंचने ही वाले हैं। तो हमारी जो फुलफ़िल करना है उस सोलर में हमें अच्छे से फोकस करना है, और थोड़ा बहुत विंड में फोकस करना है। ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर, देखो ये 30 दिसंबर 2020 तक का, इससे लेटेस्ट तो नहीं मिल सकता, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है टारगेट जो आता है पेरिस एग्रीमेंट, इसके ऊपर हुआ, जो आपको बताया गया अचीव करना है 2030 तक, नॉन फ्यूल सोर्स को अचीव करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी पे फोकस करना है, ताकि जो IPCC रिपोर्ट है वो बोलती है 1.5 डिग्री से कम रखना है अपना टेम्परेचर, या फिर 2 डिग्री से कम रखना है, उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी स्ट्रेटेजी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि वो क्या करेगी, मोर एम्बिएट बनाएगी चीज़ों को, एम्बिशियस बनाएगी, टारगेट करेगी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी से आ पाए 2027 तक। तो ऐसे उसकी फुलफ़िल करने की बात है। जो इंडिया का एम है 275 फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी, 75 फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 50% फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, और नियरली 100 गीगावाट फॉर अदर जीरो इमिशन सोर्स, जो इमिशन नहीं करती हैं। तो इन जो टारगेट रखा है ब्लूप्रिंट किसने, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बनाया, 275 गीगावाट 2027 तक हमें इन चीज़ों से करनी है। तो ये भी उनका भी एक टारगेट है। जो रूफ टॉप जो सोलर प्रोजेक्ट है हमारे 40 गीगावाट्स बाय 2022, जो रूफ टॉप छत के ऊपर आप लगा सकते हो अपनी, ठीक है, तो वो 2022 तक हमें 40 गीगावाट का टारगेट करना है। ये जो हमारा इंस्टॉलेशन है। 2019 में UN क्लाइमेट समिट हुई थी, इंडिया ने अनाउंस किया था, जो मैंने आपको बताया 450 2030 तक हमें करना है। मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया था टारगेट, और बोल दिया था कि हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये टारगेट है। और सनशाइन कंट्री है इंडिया, एक सनशाइन कंट्री है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस हमने बनाया। सनशाइन कंट्री किसको बोला जाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आती है, क्योंकि सन वहाँ पे हमेशा रहता है। अब आप आर्टिक में चले जाओ या पोल पे चले जाओ, वहाँ तो 6 महीने रात रहती है। तो बस ये बीच वाली सनशाइन कंट्री होती है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सन रहता है, उसकी इफेक्टिव रहती है। तो कम से कम 120 कंट्री आती हैं इसके बीच में। तो उसमें हमने उन सब के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हमने फ्रांस और इंडिया ने पहल की थी। और इसका IS का जो सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर बनाया गया, इंडिया में ही है। तो इन पर हमने काम किया। कुछ हमने प्रोजेक्ट भी लगाए, जैसे प्रोजेक्ट लगाए आपको
बादला सोलर पावर, ये पूरे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इन द वर्ल्ड। ये आपको बादला विलेज में लगाया गया, राजस्थान जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, RPL हनुमान बेनीवाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाया गया, तो ये आपको पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। इतने 14,000 एकड़ में लगाया गया है और कैपेसिटी है इसकी 2,250 मेगावाट डेवलप करने की। फिर शक्ति आपको साथाला सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया, ये कहाँ पे लगाया है आपको, तुमाकुरू, ये कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर लगाया हमने, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है, ये प्रीवियस द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड था, अब क्या कौन सा हो गया है, अब ऊपर वाला हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लगाया, ये हमने कहाँ लगाया, ये आंध्र प्रदेश में लगाया, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर लगाया रीवा कहाँ पे लगाया, ये हमने रीवा डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश आपको पता ही है, ये लगाया है। तो रीवा इज़ द कंट्री की फर्स्ट कंट्री है ओनली सोलर प्रोजेक्ट अनटिल नाउ टू बी द फंडेड बाय द जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, ठीक है ना, इसी से इसको पैसे मिले हैं, फर्स्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर कॉर्पोरेशन। फिर आपको कामुती सोलर पावर हमने लगाया, ये कहाँ पे लगाया, ये आपने तमिलनाडु में लगाया, 5th लार्जेस्ट प्लांट है इंडिया का। तो आपको ये रखना है, 5th तो हो गई, देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5th ये आ गई। तो ये हमने पूरे 1 to 5 देख लिए। तो सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है, वो आपका है राजस्थान के अंदर, बादला उसका नाम रखा गया है, मतलब सिटी का ही नाम है, विलेज का नाम है, उसके अंदर लगाया गया है। तो सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर हो गया। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो जैसे ग्रिड कनेक्टिंग सोलर रूफटॉप है। जैसे ग्रिड कनेक्टिंग क्या होगा, जैसे आपको ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो अब अगर आपकी छत के ऊपर सोलर लग रहे हैं, आप कहीं बाहर गए हुए हैं, मतलब घूमने गए हुए हैं, तो एनर्जी तो बन रही है। अब उसको क्या करोगे, स्टोर करोगे, तो वही बैटरी आपको बैटरी चाहिए, स्टोर नहीं करोगे तो ग्रिड से कनेक्टिंग कर दोगे तो आपको बैटरी की ज़रूरत भी नहीं है। ग्रिड से कनेक्टिंग, आप बाहर चले गए हो तो रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मीटर होगा आपको घर में, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उनसे ली, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने उनको दी, कितनी यूटिलाइज करी, तो पूरा बिल वो नेट बिल आएगा जनरेट होकर। तो ग्रिड से कनेक्ट करने की बात चल रही है। अचीव करना है ऑब्जेक्टिव 40,000 मेगावाट फ्रॉम रूफटॉप 2022 तक। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अथॉरिटी जो इसने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो ग्रिड से भी कनेक्टिंग करेंगे और आप बेच भी पाओगे इलेक्ट्रिसिटी और आपकी एक तरह से इनकम भी जनरेट हो पाएगी। सोलर जो पार्क स्कीम लेके आए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सोलर पार्क स्कीम लेके आए। इसकी जो कैपेसिटी है 500 मेगावाट, मतलब ये सोलर पार्क जो लगाए जा रहे हैं ये सारे किए जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर लाइंसेस बनाया हमने, अभी इसके अंदर 121 कंट्री हैं, ठीक है। इंडिया इसका मेजर पार्टनर है क्योंकि इंडिया ने डेवलप किया। ये कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि अलाइंस करना, सबको साथ लाना, फॉसिल फ्यूल की जो इकनॉमी है उसको ख़त्म करना और हमें ग्रीन एनर्जी के साइड मूव करना। ये लॉन्च किया था इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने, एक इंडियन अफ्रीकन समिट हुई थी, ठीक है ना, और बहुत सारे थे। 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 2015, उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। किस का किया था, और भी देश थे। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया गुरुग्राम में, अब तो गुरुग्राम नाम हो गया, पहले गुड़गांव नाम था, तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। PM कुसुम, प्रधानमंत्री जो किसान ऊर्जा आपको सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, PM कुसुम याद रखो। ये जो सोलर पंप देने की स्कीम थी, इसके अंदर अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर अगर आप बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मॉडल भी है, वो कभी और बताऊँगा। ये फार्मर को एम था इंस्टॉल करने थे, सोलर पंप लगाने थे, ग्रिड कनेक्टिंग सोलर लगाने थे, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने थे, रिन्यूएबल पावर प्लांट, पूरा प्लांट लगा सकते हैं अगर आपके सामने, तो आपकी 4 लाख मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सपोर्ट करे अगर स्कीम को अच्छे से पढ़ोगे। तो PM कुसुम क्या थी, फार्मर के लिए है। स्कीम का जो एम है आपको 25,750 मेगावाट करना है 2022 तक। फिर नेशनल ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया, जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन लाइन लगाई, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्रोजेक्ट में काम किया, विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी बनाई, ऑफशोर बनाए स्पेशल इकोनॉमी जोन में, ताकि जो ऑफशोर विंड होती है। अब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, ऑनशोर और ऑफशोर विंड एनर्जी कौन सी ज़्यादा है, ऑनशोर ज़्यादा है या ऑफशोर ज़्यादा है, ये भी आपको बताना है। और आपको बताना है विंड में कौन सी स्टेट सबसे अच्छा कर रही है, कौन सी इंडियन स्टेट है, ये भी आपको बताना है। और वर्ल्ड में कौन सी स्टेट सबसे अच्छा कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है। फिर हम सस्टेनेबल आपको सृष्टि स्कीम लेके आए, सोलर ट्रांसफ्यूगेशन वाली, नाम याद रखो इसी चीज़ के लिए। बायोमास पावर और को एनर्जिएशन प्रोग्राम लेके आए, ड्राफ्ट किया विंड एनर्जी के बारे में हमने कैसे कैसे हमें करना है। FDI पॉलिसी में 100% हमने दे दिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए, ऑटोमेटिक रूट से अंदर आ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है। अक्षय ऊर्जा पोर्टल हमने डेवलप किया, इंडियन रिन्यूएबल आइडिया एक्सचेंज, जिसमें आप अपने आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एक्सचेंज ऑफ आइडिया कैसे कैसे करना है, अक्षय ऊर्जा पोर्टल पे अंदर जाकर आप कर सकते हैं। नेशनल बायोगैस और
मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम लाए ताकि जो बायोगैस बन सके। प्रोडक्शन PIL स्कीम दी, जो भी सोलर और ये सोलर की जो शीशे बनते हैं या फिर कुछ भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट उसको आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी अगर डेवलपमेंट उस चीज़ को करोगे। तो ये काम किया। इंडिया ने फोकस किया मेथनॉल और बायो पे। जो हमारी ब्लेंडिंग कैपेसिटी, अभी देखो अभी हम 2022 तक जो हमारे बायोफ्यूल को ब्लेंडेड करना है वो अभी है, हमें कितना करना है 10% करना है। अभी 8% कर रहे हैं, 2022 तक हमें फुलफिल करके 10% कर देना है और 2030 तक हमें उसको 20% करना है ब्लेंडिंग। तो उससे क्या होगा, इमिशन कम हो जाएगा। पेट्रोल में या डीजल में ब्लेंडिंग 20% कहीं ना कहीं हमें करना है। वो फ्यूल जो अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट जनरेशन फ्यूल वो उसके होते हैं क्या नाम, फूड के। सेकंड जनरेशन फ्यूल नॉन फूड के होते हैं, देखो दोनों कार्बन जनरेट करते हैं थोड़ा अमाउंट में। थर्ड जनरेशन फ्यूल जो होते हैं ये एल्गी से बनते हैं और ये क्या करते हैं, जीरो कार्बन इमिशन करते हैं, जितना करते हैं उतना ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। फोर्थ जनरेशन फ्यूल ये मतलब कि ये बनाएंगे, मतलब कि इसमें इंजीनियरिंग यूज़ होगी इन वालों के लिए। फोर्थ जनरेशन ये क्या करेंगे, एनर्जी भी देंगे और कार्बन की सिक्वेंसिंग भी करेंगे, मतलब उसे ऑब्जर्व भी करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन फ्यूल के लिए। एक ट्विन चैलेंज खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि ये क्या, प्रोवाइड द मोर एंड वेल क्लीन एनर्जी टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एक तो ये प्रोवाइड करना है और इंडिया गेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर जो पैनल्स हैं वो आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव है, उसके अंदर हमें डिमांड है, जॉब भी जनरेट करनी है। जो सोलर प्लांट्स हैं मतलब सोलर की जो उसके पैनल्स हैं वो भी डेवलप करने हैं। और डेवलपिंग हम कंट्री ऊपर से हैं, सप्लाई चेन जो पूरे कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो आपको ग्रीन एनर्जी के लिए भी काम करना है और उन प्रोडक्ट को भी जनरेट करना है जो उसमें हेल्प करेंगे। तो ये भी हमारे सामने इशू है। हाइड्रोजन बेस्ड FCV मतलब जो हाइड्रोजन बेस्ड हमारे फ्यूल सेल व्हीकल आने वाले हैं उस पर भी काम कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। ग्रिड इंटीग्रेशन पे भी काम करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट करना है ताकि लोग खरीद पाएँ और हम बेच पाएँ। तो ये सारा काम हमको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करना है। कुछ मैंने आपको टारगेट बताए, कुछ स्कीम बताई, कुछ मैंने आपको सोलर पावर प्लांट बताया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ और प्लीज़ करना है इस होमवर्क को। विंड में इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन कौन सी स्टेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड में। वर्ल्ड में विंड एनर्जी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रोडक्शन में और कैपेसिटी में दोनों। देखो प्रोडक्शन में और कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, किसी का प्रोडक्शन 100 का है पर कैपेसिटी उसकी 500 की है, तो दोनों बताना है। इंडिया में भी ऐसे ही बताना है, ठीक है। ये चारों में बताना है, बायोमास में, सोलर में, हाइड्रो में, वेस्ट टू एनर्जी में और बायोमास में। ये प्लीज़ ये काम कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ये कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे PCS का या उसके लिए। और प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम के, वहाँ पे इसको शेयर कर देना प्लीज़। अच्छा सा चार्ट बना के प्रॉपर तरीके से दिल लगा के चीज़ों को किया करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बोझ मत, आप सोचो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, एटलीस्ट यू गेन समथिंग। ऐसे फील किया करो मैंने गेन किया। कृष्ण की नीति अपनाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, कर्म से बाद फल अपने आप आ जाएगा आपके पास, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा पाओगे लाइफ में। दूसरी जो आती है वो आती है आपके रिलेटेड टू एक्सपर्ट। एक फ्लैग डिवीज़न किया है कि फ्रेश वाटर जो आपकी बहरामानी रिवर है, उड़ीसा में ये रिवर है, और इसमें से क्या किया गया था, इसका जो पानी सप्लाई वो वहाँ पे जो स्टील प्लांट है, आपको कलिंगा हो गया और सारे स्टील प्लांट है, इसका पानी वहाँ पे सप्लाई कर दिया गया था। तो जो ये रिवर है आपकी ब्रह्मानी रिवर है, इसका फ्रेश वाटर कम हो गया तो सैलिनिटी इंक्रीज़ हो गई थी, इसकी फ्रेश वाटर कम हो जाएगा। सैलिनिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो वहाँ पे मैंग्रोव प्लांट है वो ख़त्म होने लगे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि नहीं, आपको पानी दोबारा छोड़ना पड़ेगा, इसकी वजह से जो भीतर कनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट है उन पर भी असर जाएगा, सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, नहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें, ब्रह्मानी रिवर है इसके पानी को डाइवर्ट कर दिया गया था, कहीं और भेज दिया गया था इसके पानी को, जो स्टील वहाँ पे प्लांट है, तो उसकी वजह से सारा जो इकोलॉजिकल फ्लोरा फोना है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं फार्मर और फिशरमैन है उनको भी असर पड़ा था। तो ऐसा किया जा रहा था, उसको दोबारा भेजो। ऐसा जो फराक्का बैराज है जहाँ से हुगली और बांग्लादेश में जाती है गंगा, फिर वो वहाँ पे पद्मा बनती है, जब उसमें ये मिल जाती है आपकी जमुना तो पद्मा बनती है। जमुना कब बनती है, जमुना जब बनती है, तिस्ता मिलती है ब्रह्मपुत्र में तो जमुना बन जाती है, और जब गंगा मिलती है जमुना में तो पद्मा बन जाती है, और आगे आके जब सूरमा रिवर मिलेगी, जो आपको बैरक रिवर बोलते हैं, वो आके मिलेगी, फिर ये क्या बन जाएगी, मेघना, और मेघना के रूप में फ्लो कर जाएगी अंदर। तो फराक्का बैराज पे क्या होता था, इसका पानी भी डाइवर्ट कर दिया जाता था, सुंदरबन पे असर पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा असर सुंदरबन मैंग्रोव पे भी देखा जा रहा है, जो फराक्का बैराज से डाइवर्जन किया है। तो ये डाइवर्जन प्लीज़ बंद करो। मैंग्रोव बहुत इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इनको समझना है तो इनके लिए आपको एक वीडियो भेजूँगा, एक किसी ने ग्रुप में शेयर भी की थी, वो वीडियो मैंने देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैंग्रोव्स क्या है, एक स्मॉल ट्री है और शब्स भी इसको बोला जाता है, ग्रो अलोंग द कोस्ट लाइन। जो कोस्टल लाइन है हमारी, जहाँ से समुद्र आता है, ये क्या फ़ायदा करते हैं, देखो ये एक तरह से रक्षक का काम करते हैं। ये आपकी कोस्टल लाइन है, समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, डिस्टोर करती रहती हैं, क्योंकि लहरें बार बार आएंगी, टकराएंगी, एक ना एक दिन तो डिस्टोर कर देंगी। तो यहाँ पे पेड़ खड़े होते हैं, ये पेड़ क्या करते हैं, ये रोक लेते हैं पानी की जो इंस्टेंट फोर्स से पानी आ रहा है उसको रोक लेते हैं, और भी चीज़ें जो उसमें मतलब प्योरीफिकेशन भी करते हैं, ऑक्सीजन को भी मिक्स करते हैं। ये मैंग्रोव प्लांट बहुत सारा काम करते हैं, ऑक्सीफिकेशन करते हैं, कोस्ट को सेव करते हैं, पानी को पॉल्यूटेड होने से कम करते हैं, और भी बहुत सारी जो फ्लोरा फोना है उनका होम घर कहलाया जाता है इन मैंग्रोव्स की जड़ में रहते हैं। तो ठीक है ना, सॉल्ट सेडिमेंटेशन बहुत सारे काम को, ये रूट में इनका काम बहुत सारे तरह चलता है। जो वर्ड मैंग्रोव्स लिया गया रेफर टू द हैबिटेट होल और टू द ट्री शर्ब्स और मैंग्रोव शेम इसको बोला जाए। मैंग्रोव से एक तरह से फ्लावरिंग ट्री है, ठीक है ना, और ये इनके बड़े नाम है, इसे फैमिली से बिलोंगिंग ये करते हैं, मुझे नहीं पता। फीचर क्या है, एक तो सलाइन इन्वायरमेंट में खड़े रह सकते हैं, ज़्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए पर हल्का सा भी सॉल्ट होगा, सॉल्टी वाटर होगा, उसमें खड़े रह सकते हैं। लो ऑक्सीजन भी हो तब भी जिंदा रहेंगे, एक तो ये है। लो ऑक्सीजन अंडरगोज द टिश्यू, एनी प्लांट नीड ऑक्सीजन फॉर ए रेस्पिरेशन। देखो सब प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, बट मैंग्रोव्स का इन्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन इन द सॉइल लिमिटेड और नील, चाहे लिमिटेड हो चाहे बिल्कुल नहीं हो तब भी ये खड़े रह सकते हैं। हेंस द मैंग्रोव्स रूट क्या करती हैं, सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, इनकी रूट्स ऑब्जर्व करते हैं। देखो वो ऐसे बाहर निकल के आ जाएंगी पानी से और हल्की सी खड़ी रहेंगी, तो ऑब्जर्व करती हैं रूट कहाँ से करती हैं, वो एटमॉस्फेयर से लेती हैं। तो पानी में ऑक्सीजन हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंग्रोव्स है, उनके पास स्पेशल रूट्स होती हैं जिसको नाम दिया गया है, आपको नाम याद रखना है, आपकी न्यूमाटोफोरस बोलते हैं उसको। देखो पी साइलेंट है जैसे निमोनिया की तरह, तो न्यूमो लिखो, न्यूमाटोफोरस उसको नाम दिया गया। स्पेशल रूट जो होती है जो पानी के बाहर निकली रहती है वहाँ से ऑब्जर्व करती है, उसको नाम दिया गया न्यूमाटोफोरस नाम दिया गया। दीज रूट्स आर न्यूमरस पोर्स होते हैं, इसमें बीच में ऑक्सीजन एंटर करती है और वो टिश्यू के रूप में ऑब्जर्व कर लेते हैं, पूरे प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। सेवरल एक्सट्रीम कंडीशन हो, चाहे गर्मी हो, मडी हो, सॉल्टी हो, कुछ भी कंडीशन हो, एक्सट्रीम कंडीशन तक खड़ा रह सकता है। पर एक्सट्रीम कंडीशन मतलब परमानेंट ना कर दो, उस कंडीशन को चेंज हो जाएगा, पर एक्सट्रीम कंडीशन तक कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो होते हैं सेकुलेंट लीव्स होते हैं, लाइक ए डेजर्ट प्लांट देखा ना, कैप्टस मोटे से लीव्स होते हैं, तो वैसे इसके लीव होते हैं वो स्टोर द फ्रेश वाटर इन द थिक, मतलब इसके जो लीव्स होते हैं वो वाटर को भी स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। तो ये भी आपने देखा होगा, इसके जो लीव्स होते हैं वो वैक्स कोटिंग होती है उनके ऊपर, ऑन द लीव शील्ड इन द वाटर एंड द मिनिमम इवेपोरेशन भी कम होता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटे लीव्स होते हैं, देखो इनकी जड़ें बाहर निकली होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, वहाँ से लेती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो इनका सीड जर्मिनेशन होता है, देखो ये अब प्लांट भी तो जर्मिनेट होते हैं ना, दूसरा प्लांट बनेगा, वो विप्रोपोरस टाइप का सीड जर्मिनेशन होता है। पहले क्या होता है, इनका जो सीड का जर्मिनेट हो जाता है वो प्लांट पे ही हो जाता है। जब ये पानी में गिरता है, इनका सीड जब गिरता है वो तो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है, क्योंकि वो पहले जर्मिनेट हो जाता है पानी में गिरने से पहले। स्टिल अटैच टू द पेरेंट ट्री, वंस द जर्मिनेटेड सीड ग्रोन, वो अपना प्लांट दोबारा जनरेट कर लेता है, मतलब वो अटैच रहता है प्लांट से ही तब तक वो पूरी तरह थोड़ा जर्मिनेट होना ना स्टार्ट हो, उसके बाद वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है वो ड्रॉप इनटू द वाटर एंड गेन ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट स्पॉट रूट्स, ठीक है। मतलब ये मानो जैसे ये सीड है, ये पानी में नहीं गिरता, पहले पूरी तरह स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जन्म लेना इसने स्टार्ट कर देता है, फिर पानी में गिर जाता है और फिर प्लांट के रूप में बन जाता है, अपनी पकड़ बना लेता है। कि जब तक ये है इतना मैच्योर ना हो जाए तब तक अपने आप जिंदा रह सके, तब तक ये प्लांट्स के पास ही मतलब इन्हीं से चिपका रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विप्री पैरस करके बोलते हैं। तो 3 नाम याद रखना, एक तो इसकी जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, सक्लेंट लीव्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया न्यूमेटोफोरस करके इसकी जो रूट्स होती हैं, और आपको वीवी पैरस करके इसका जो जर्मिनेटिंग सीड का सिस्टम है वो आपको याद रखना है। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इंडिया के अंदर, ये मोस्टली आपको कहाँ पे मिलेंगे, कोस्टल लाइन पे मिलेंगे, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। देखो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल में, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब निकलता है तो उससे ऊपर आपको पता ही होगा कितनी ऊपर आते हैं, तो दोनों तरफ मिलते हैं। कैन नॉट बी वाइड स्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो पोल वाले रीजन है, बिल्कुल पोल वाले जो रीजन है जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे जिंदा नहीं रहते। यूनिक कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, रीच करने की, टाइड्स को, सॉल्टी उनको
रोकने की कैपेबिलिटी होती है कि कम कर दिया जाए, ये सब करते हैं। जो ग्लोबल मैंग्रोव कवर दे आप चेक करोगे तो 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में इनका पूरा फैला हुआ है। एशिया में लार्जेस्ट है, तो आपको मैं कुछ डाटा अलग निकालो। देखो एशिया में लार्जेस्ट है, आपको पता ही है। वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब पूरे जो एशिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एशिया में पाए जाते हैं, और एशिया में भी साउथ एशिया के अंदर वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर है, एशिया में भी साउथ एशिया के अंदर, जो आपका रीज़न है। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 45% जो मैंग्रोव साउथ एशिया के अंदर, उसमें भी इंडिया जो कंट्रीब्यूट करता है 45% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है मैंग्रोव्स में। अब मैंग्रोव्स और इंडिया में कहाँ का कवर है, जो इंडिया की स्टेट रिपोर्ट जो बोलती है, फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट बोलते हैं 2019, इंडिया में इतने हैं। अगर पूरे इंडिया का जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो 0.15% इंडिया में मैंग्रोव के लिए स्पेस है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काम वेस्ट बंगाल के अंदर है परसेंटेज इनका मैंग्रोव्स का, फॉलो बाय गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार। तो देखो वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और केरला में सबसे कम है। तो याद रखो सबसे ज़्यादा कहाँ है वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ है गुजरात और फिर कहाँ है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होते हैं। जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन है, मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल के अंदर है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया। जो फॉरेस्ट है होम है रॉयल बंगाल टाइगर का, गंगेटिक डॉल्फिन का और एस्चुरिन क्रोकोडाइल का। ये जो एरिया है ये वाला भीतरकनिका जो मैंग्रोव्स है, भीतरकनिका यहाँ पे आ जाएगा उड़ीसा में। जो अभी बात कर रहा था मैं ऊपर वाला जो था, वो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट चेक कर रहे हो, उड़ीसा नहीं आता, उड़ीसा का जो नंबर आता है वो आता है 5वां। पर जो अगर यहाँ पे सुंदरबन की बात की, यहाँ पे भीतरकनिका ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर आता है। और रिवर जो मैंने ब्रह्मानी बताई मैंने आपको, और बेतरानी बताई, ये रिवर को कहीं ना कहीं पानी की सप्लाई इन्हीं से होती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिग्निफिकेंस क्या है, रामसर वेटलैंड के अंदर आती है भीतरकनिका, आपको याद है। फिर दूसरा जो आएगा वो आएगा कृष्णा गोदावरी वाला, और नीचे आ जाएंगे यहाँ पे कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, ठीक है ना, वो आगे ही है। फिर आगे चल के तमिलनाडु तक वो पूरा एरिया जाता है, आपको पता ही है। जो डेल्टा है गंगा का, महानदी का, कृष्णा गोदावरी कावेरी का, इस पे ही मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। फिर जो बैक वाटर लेक है केरला के अंदर, जैसे वेबनाड लेक है, ये सारी लेक है, ठीक है ना, वहाँ पे ही मैंग्रोव्स देखने को आपको मिलते हैं। फिर आपका तमिलनाडु में, चलो इतना डाटा मत पढ़ो, वेस्ट बंगाल का 42% शेयर है, गुजरात का 23 और इसका आपका कितना है, इसका आपका है 12% अंडमान निकोबार का। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं कि सॉइल की जो बाइंडिंग है, जो बिल्डिंग, देखो कोस्टल में इरोजन होगा, जब वेव बार बार टाइड्स आएंगी टकराएंगी, उसकी होल्डिंग रखते हैं सॉइल की, प्रोटेक्शन करते हैं, साइक्लोन से भी प्रोटेक्शन करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, एक वीडियो सेंड करूँगा ग्रुप में देखना। प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल बहुत सारी चीज़ों में, फिक्सेशन, मर्ड, मतलब एक तरह से पूरा विंड, टाइडल और वेव एनर्जी से बचाते हैं कोस्ट को। मैंग्रोव्स एंड द टाइड्स, जो टाइड्स आती हैं उसको रोक के रखते हैं, सब चीज़ों को बचाते हैं, ठीक है ना। एक दिन में 2 बार टाइड्स आती हैं, हाई टाइड, लो टाइड्स, ये सब कुछ आता है रात और दिन में, तो वो उसको बचा के रखते हैं। जो कोस्टल इरोजन ना हो उसको बचा के रखते हैं, इरोजन ना हो, जो वेव और उससे होता है वो इरोजन ना हो। वाटर प्योरीफिकेशन में काम करते हैं, जो वाटर क्वालिटी होती है ऑब्जर्व कर देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जो गंदे हैं, हार्मफुल एल्गी ब्लूम होने से रोकते हैं। कोरल रीफ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्योरीफाई करते हैं वाटर को, उसका काम करते हैं। स्टोर करते हैं ब्लू कार्बन, मतलब जो आप कार्बन को पानी में स्टोर करो तो ब्लू कार्बन बोलते हैं। तो लेस देन 2% जो मेराइन इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, वो कार्बन को स्टोर अपने अंदर रखते हैं। तो कार्बन बढ़ेगा तो पानी की क्या बढ़ेगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं कार्बन को। तो ब्लू कार्बन क्या है, एक तरह से मतलब ये बोलो कि ब्लू कार्बन इज बिकॉज द स्टोर अंडर वाटर, जो कार्बन को अंडर वाटर के अंदर स्टोर कर रहे हो तो ब्लू कार्बन बोलोगे। तो हेल्प करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, सी ग्रास बेड और सॉल्ट मार्शीज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। कितनी सारी इसमें बर्ड्स, फिशेस इनके अंदर रहती हैं, घर हैं उनके, पर इनके पास कुछ थ्रेट है इनके ऊपर। थ्रेट क्या है, कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है कोस्ट एरिया का, तो एक्वा कल्चर ये सब डेवलप किया जा रहा है, फार्मिंग हो रही है, ऑयल फार्मिंग हो रही है, पाम ऑयल फार्मिंग, देखो मैंने बताया ना पाम ऑयल फार्मिंग, तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इनकी डेवलप की जा रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग डिसअपियर हो गए हैं कम से कम 3 to 5 टाइम्स, जो फास्टर इनका जो रेट है डिसअपियर होने का वो स्टार्ट हो गया है। मैंग्रोव जो कवर है वो श्रिंक कर गया है 40 साल में, 1% वो ट्रॉपिकल एरिया में कम हो गया है श्रिंक, ठीक है ना। और सारी चीज़ों के लिए टेम्परेचर रिलेटेड इशू हो गया है, 10 डिग्रीज द इनका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनफ स्ट्रेस तो डैमेजिंग द फॉरेस्ट, मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से सॉइल रिलेटेड इशू होने स्टार्ट हो गया, एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, इंसान बहुत दखल देने लगे हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के इलाके में, काटने लगे हैं, तो बहुत सारे कारण हैं।
कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए, यूनेस्को ने चलाया है अपना प्रोग्राम की लोगों को अवेयरनेस करा रही है। इंटरनेशनल सोसाइटी मैंग्रोव्स इकोसिस्टम डेवलप किया गया है ताकि इनको कंजर्व किया जाए। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव लेके आए हैं ताकि इनको और बढ़ाया जाए। किस किस का, IUCN का, और इसमें कौन है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, यूनेस्को है। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रोग्राम हमने इनके लिए लेकर आए। इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं मैंग्रोव्स के इकोसिस्टम को बचाने के लिए, 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव है IUCN का, UNDP का, ठीक है। ये सारे हमने किए हैं कि मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट यूनेस्को करता है। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव चलाया है IUCN ने, और IOC यूनेस्को ने साथ मिलके, और ये भी है। फिर हमारा नेशनल मैंग्रोव्स कमेटी हमने डेवलप की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेशनल मैंग्रोव्स कमेटी 1976 में एडवाइस करती है गवर्नमेंट को फॉर द कंजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ द मैंग्रोव्स के लिए काम करती है। अब जो दूसरी न्यूज़ आती है वो आती है, देखो अभी क्या हुआ, ये आपका पूरा, ये आपको मानो ये है आपका रशिया का जो ईस्ट वाला एरिया है ना, ईस्ट वाला एरिया लेस डेवलप है, और रशिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। मतलब आप मानो 25-30 लाख के आसपास है, आई थिंक सो, इतनी है, 2-2.5 करोड़ के आसपास है। तो ये वाला एरिया पूरा खाली पड़ा, डेवलप नहीं हो पाता। पर इस रीज़न में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो उसके लिए उसने एक काउंसिल बनाई है, फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2021, उसकी मीटिंग है। तो उसके लिए एक फोरम बनाई है, फार ईस्ट इकोनॉमिक फोरम। देशों को बुलाता है, यहाँ पे आओ, डेवलप करो, ये काम करो। और जो ये वाल्दी वोस्टॉक करके जगह है, ये बिल्कुल यहीं पे है, टिप पे। ये एक सिटी है आपको, वाल्दी वोस्टॉक करके, यहाँ पे सिटी है, बिल्कुल यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। पोर्ट सिटी है ये रशिया के अंदर। तो मोदी जी इस फोरम को सबमिट कर रहे हैं, वर्चुअल सबमिट चल रही है। बोल रहे हैं कि रशिया हमारा एक अच्छा फ्रेंडशिप है, और जब समय आता है रशिया हमारा साथ देता है, ऐसा बोला टाइम फॉर। क्योंकि अभी क्या हुआ था, यूनेस्को को, UNSC को इंडिया हेड कर रहा था, और उसमें एक मतलब रिसोल्यूशन लाया गया था, अभी ख़त्म हो गया, 1 सितंबर से ख़त्म हो गया है। 1 महीने के लिए टर्म मिलता है हर नेशन को। 1 अगस्त में इंडिया ने उसे हेड किया था, तो उसमें एक डिस्कशन किया गया था, एक रिसोल्यूशन लाया था, UNSC रिसोल्यूशन 2593। ये किस चीज़ के लिए थे, तालिबान टेररिज्म को कम करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए था। पर रशिया और चाइना बाहर रहे उससे। तो यही सारी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया। फिर मोदी जी ने बोल ही दिया बाद में आके, ठीक है, नहीं हमारा अच्छा पार्टनर है, समय पे हमें आके हमारा काम करता है। अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने आपको बताया, ईस्ट इकोनॉमी फोरम जो है, ये अटेंड करते हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो हरदीप सिंह पुरी हैं। फोरम जो सेटअप की गई थी, पुतिन के द्वारा सेटअप की गई थी 2015 में, सपोर्ट करना था इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो रशिया का ईस्ट वाला एरिया है, एक्सपेंड करना था इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन वाले जो नेशन है यहाँ पे आए और हमारे साथ काम करें। कुछ हिस्ट्री है इंडिया और रशिया की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वो रशिया गए थे 1955 में। उसके बाद और भी सारे हमारे गए थे। ड्यूरिंग द मेंशन सपोर्ट किया गया था सोवियत यूनियन, तो हमें सपोर्ट करता था। कश्मीर और पुर्तगीज कोस्टल एरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें सपोर्ट करता था। अबॉलिशन हमने 370 किया, रशियन स्टील हमें सपोर्ट किया, बोला कि वो उनका अपना ही अंदरूनी मामला है। फिर USSR जब था, एग्री हुआ था ट्रांसफर टेक्नोलॉजी करने पे, हमें बहुत सारी मिग विग 21 हमको प्रोवाइड किए थे 1962 में, जो एरोप्लेन है मिग 21 प्रोवाइड किए थे, ठीक है ना। USSR ने रिजेक्ट किया था सिमिलर मूव टू चाइना को भी देने वाला था पर ख़त्म मना कर दिया था। इंडिया को साइन किया था, इंडिया सोवियत ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी कॉपरेशन 1971 में साइन की थी। ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब चल रही थी उस टाइम पे हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, हमारे साथ कॉपरेट करेंगे। पोस्ट सोवियत और इंडिया और रशिया रिलेशनशिप और भी हमारे डेवलप हुई, जैसे खत्म हुआ ना सोवियत यूनियन, उसके बाद के रिलेशन किया। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी क्योंकि USSR ने सब देशों को आज़ाद कर दिया था, अपनी मर्जी से रहो। तो रशिया और इंडिया एंटर हुआ न्यू ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी में 1993 में। 2000 में जो हमारे रशियन प्रेसिडेंट हैं वो विजिट किया इंडिया में, अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों कंट्री साथ में डिक्लेरेशन किया, इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनर डेवलप करेंगे। इंडिया US इंस्टीट्यूशनल एनुअली जो होंगे सबमिट हम करेंगे आपस में, ये सारे काम हुआ। पॉलिटिकल रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, इंडिया परमानेंट को सपोर्ट करता है, UNSC में इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाओ, रशिया सपोर्ट करता है। कश्मीर इशू पे सपोर्ट किया, एंगेजमेंट किया, इंडिया रशिया जो रीजनल फोरम है ब्रिक्स में, उसमें भी सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, जो CEO फोरम है हमारी, वो बैठ के बात करते हैं, बिजनेस हमारे बीच में बहुत अच्छा होता है। और वो अभी भी हम सबसे ज़्यादा जो वेपन कहीं ना कहीं खरीदते हैं वो रशिया से ही खरीदते हैं, वो भी आगे आगे बता दूँ। मेक इन इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो इंडियन कंपनी है वो रशिया में काम करती हैं, मेटल एक्सक्लेशन में, फर्टिलाइज़र, ये सब चीज़ों में काम करती है। डिफेंस के लिए भी हमें अच्छा सपोर्ट करता है। जो आपके कामोस 26 हेलीकॉप्टर है विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। अभी ये जो नया हेलीकॉप्टर है आपके काम मूव करके, तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सपोर्ट इसमें कौन करेगा, रशिया करेगा। इंडिया गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मूव किया, S-400 खरीद रहे हैं उनसे, जो सुपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। पर हमसे US हम पे ऊपर दबाव डाल रहा है, मत खरीदो,
आपको काटसा लगा दूंगा, काटसा ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्टाइजिंग थ्रू द सैंक्शन एक्शन, ये लगा दूंगा, फिर भी हम खरीद रहे हैं, रशिया हमको दे रहा है। एंटी टेररिज्म रिलेशनशिप में हमें सपोर्ट करता है, बोलता है कि सेफ हेवन में रहना चाहिए, ठीक है, टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहिए। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सपोर्ट करता है हमें ये कहीं ना कहीं, जो आपका कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर जो बनाने जा रहे हैं वो रशिया की मदद से ही बनाने जा रहे हैं, जोंटी डेवलप किया है। तो ये है 12 न्यूक्लियर प्लांट और डेवलप करेगा रशिया इंडिया में, ठीक है, ताकि हमारी ग्रीन एनर्जी बढ़ पाए। स्पेस में हमारी हेल्प कर रहा है, सीडेक में ग्लोनास जो कंपनी है रशिया की हमारी हेल्प करती है। अभी जो हमारा गगनयान जा रहा है, गगनयान प्रोजेक्ट, जो उसके जो एस्ट्रोनॉट आए हैं ट्रेन होके, वो रशिया ने ही ट्रेन करे हैं। 2015 में 40 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वो रशिया ने लॉन्च की थी। कौन से व्हीकल से? आपका सोयूज करके व्हीकल था, उससे लॉन्च की थी आर्यभट्टा, तो ये भी आपको याद रखना है। अदर रिलेशन भी है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन इमरजेंसी अथॉराइज सिस्टम डेवलप कर रहा है रशिया। फार ईस्ट पॉलिसी जो मैंने अभी बता रहा था आपको, रशिया की, हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। तमिल जो हमारे हिंदी लैंग्वेज में वहाँ पे इंस्टीट्यूट उसने खोले हैं, रशिया इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के मौका मिल रहा है। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिया यूएस का हमारा रिलेशन बढ़ रहा है तो रशिया कहीं ना कहीं दूर हो रहा है और चाइना के साथ क्लोज आ रहा है। जो मैंने आपके लीमोआ और कोमाकासा और बीका जो मैंने आपको आज ही ऊपर पढ़ाए थे फर्स्ट वाली क्लास में, ये जो तीनों पढ़ाए थे, एक और था इसमें, एक और रहता, नाम याद नहीं आ रहा, तीनों जो पढ़ाए थे जो हमने यूएस के साथ साइन किए थे, तो ठीक है, तो रशिया कहीं ना कहीं दूर जा रहा है और कहीं ना कहीं यूएस जा रहा है, रशिया जो टूवर्ड्स जा रहा है वो चाइना के साइड जा रहा है। अभी आपने देखा होगा हमारे रशिया जो इंडिया फोरम है उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, फिर और भी सारी चीज़ों में उनके साथ सपोर्ट कर रहा है। जो चाइना का वन बेल्ट वाला इनिशिएटिव है उसके साथ ज्वाइन करने की भी बात कर रहा है। तो ये कुछ इशू हैं, आप अच्छे से आंसर फॉर्म कर सकते हो। देखो इसमें डायरेक्टली पूछेगा नहीं, आंसर फॉर्म करने चैलेंजेस मैंने आपको बताया, देखो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इंडिया के साथ चीज़ें बताई, डिफेंस में क्या, इकोनॉमिक में क्या, पॉलिटिकल में क्या है, और भी मैंने हिस्ट्रिकल टाई बताई, कैसे कैसे हमारे बीच में फ्रेंडशिप हुई, जैसे पोस्ट सोवियत ख़त्म हुआ तो कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब ये आता है एडिटोरियल, जो एडिटोरियल काम का होता है ऊपर ऐड कर देता हूँ, जो आपके लिए पढ़ने जो ऑलरेडी हमने कई बार कवर कर रखा है वो मैं नीचे छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ही लगाना है। इसमें क्या बता रहा है, जो यूएस वहाँ पे था, जो यूएस ने अभी वहाँ पे अपनी फोर्स वहाँ से वापस बुला ली है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, और जब यूएस वहाँ पे था तो क्या क्या प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे बेनिफिट यूएस का प्रेजेंटेशन इंडिया को मिलता था, वो मतलब आगे नहीं बढ़े थे, वो तालिबान कंट्रोल में रहता था, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ों ने बात की, 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये चेंजेस हुआ, अफ़गान एग्ज़िट से कर गया एकदम से, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। कोविड की वजह से परेशानी झेल रहा है, ये भी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो ये आप खुद पढ़ लेना, इतनी ही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।